ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, राइट? दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड इस चैप्टर का यूज कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो बेसिक चाहिए ना हमें इनके लिए, ये हम लोग क्लास 7-8 से ही डील करते हुए आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब क्या है, इसके ऊपर हमने बहुत बार एम्फसाइज किया हुआ है। स्पेशली आई थिंक हर एक स्टूडेंट यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना जानता है, राइट? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना आई थिंक सबको जानते हो, 9th में अच्छे लेवल पे करते हो उसको। अब 10th में अगेन उसको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आप डील करने वाले हो, ठीक है? कहीं ना कहीं ये एल्जेब्रा ही है कंप्लीट, ये टॉपिक जो है वो एल्जेब्रा का टॉपिक है। हमने शुरू किया था पॉलिनोमियल्स में, फिर हमने लीनियर पढ़ा, लीनियर इक्वेशन, और अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कह सकते हो एल्जेब्रा का ये थर्ड टॉपिक एक तरीके से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी इसमें, बट क्योंकि चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो एक एक बार वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ओके? बट यस, आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर और लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर आपने ठीक ठाक तरीके से किया हुआ है तो क्वाड्रेटिक में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर थिंग। एक छोटा सा मेथड है जो कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस के बाद वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो एक्सेप्ट फॉर दैट मेथड विच इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, बाकी हर एक चीज आपको बहुत आसान लगने वाली है और बहुत ज्यादा पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस बेस्ड ही रहने वाला है, ठीक है? अच्छी बात है। चलो गाइस, तो शुरू करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या किसको कहते हैं? कोई भी पॉलिनोमियल विच इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, जिसमें से a b c हमारे रियल नंबर्स हो गए, और मेरा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, और यहाँ जो x दिख रहा है ये x हमारा क्या होता है, वेरिएबल है। ये x मेरा यहाँ पे क्या है, तो ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है? और साथ में x² का कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो हो, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता होगा, पूछा भी होगा बहुतों ने टीचर्स को क्लास 8 में, क्लास 9 में, 9th में स्पेशली जब पॉलिनोमियल चैप्टर करते हो तो आपको बताया गया होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में अंतर क्या होता है, या पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में अंतर क्या होता है। तो टीचर ने आपको बताया होगा कि हम जब भी एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू समथिंग कर देते हैं, इक्वल टू अ कांस्टेंट कर देते हैं, तो वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर शॉर्ट में याद रखने के लिए ये भी बताया जाता है कि इक्वेशन में आपको इक्वल टू का साइन मिलेगा। अब अगर इक्वल टू का साइन आएगा तो उसके एलएचएस में भी कुछ रहने वाला है और उसके आरएचएस में भी कुछ रहने वाला है, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखिए, when we equate a quadratic polynomial to a constant, जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट के बराबर इक्वेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, we get a quadratic equation, ठीक है? मतलब जो ऊपर आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, ax² + bx + c, अगर आप इसको इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट कर देते हो, इक्वल टू 0 कर दिया मान लो, तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल की तौर पे या सेकंड टाइप, दूसरा डेफिनेशन, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्म है p of x is equal to c। अब याद कीजिएगा p of x हम लोग एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। p of x का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x होता है। So any equation of the form p of x is equal to c, where p of x is a polynomial of degree 2, जहां पे p of x क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, और c एक कांस्टेंट है। इस तरीके के केसेस को बोला, इस तरीके के इक्वेशंस को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू कांस्टेंट कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि आप ऊपर वाला एक केस ही देख लीजिए, ऊपर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, ax² + bx + c है। तो अगर हम ax² + bx + c, वो एक पॉलिनोमियल था, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं, तो अब मेरे पास जो चीज आई है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। शॉर्ट में मैं इसको QE लिख रहा हूं, ठीक है?
सिमिलरली एक अगर वैल्यूज डाल दे एबीसी का, तो लेट्स से 2x² + 7x + 5 = 0। ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कीजिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में। वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे याद कीजिएगा, जब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का रिवीजन किए थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, तो हम लोगों ने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। तो वहां पे हम पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते थे। अब यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना पड़ेगा। So what is the standard form of a quadratic equation? The standard form of a quadratic equation is ax² + bx + c = 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ax² + bx + c = 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। तो कहीं ना कहीं ये जो where के बाद जो पार्ट है वो हम पॉलिनोमियल्स में भी देखते थे। अब यहाँ पे अगेन x² के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? a मल्टीप्लाइड है। तो हम a को क्या बोलेंगे? a को हम x² का कोफिशिएंट बोलेंगे। इसको कहीं कहीं बुक्स में, ओलंपियाड की बुक्स वगैरह में क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट भी बोला जाता है। फिर सेकेंड टर्म आता है मेरा bx वाला टर्म, तो वहां पे वेरिएबल x है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? b। तो b को हम इसलिए क्या बोलेंगे? x का कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, ओलंपियाड वाले बुक्स में ये लीनियर कोफिशिएंट भी आपको सुनने को मिलेगा। अब क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट मतलब कि एक उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा जिस टर्म का डिग्री 2 है। लीनियर कोफिशिएंट का मतलब उस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होगा जिसका डिग्री 1 है। अब bx में क्या है? x के ऊपर पावर 1 है, तो इसलिए b को लीनियर कोफिशिएंट बोला जाता है। ax² में x के ऊपर पावर 2 है, तो इसलिए a को क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट बोला जाता है। और बच गया हमारा c भाई साहब, तो c को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, c को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट और लीनियर कोफिशिएंट आपको कुछ कुछ ओलंपियाड बुक्स में मिलेगा, हमारे एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है। एनसीईआरटी में सिंपली बोलते हैं x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट है मेरा c। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब यहां पे हमको देखना है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद कीजिएगा, पॉलिनोमियल्स में हम लोग जीरोस पे बहुत ज्यादा फोकस डालते थे। याद है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? यहां पे हम लोग किस पे फोकस करेंगे? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि गाइस पॉलिनोमियल्स के लिए हम जीरोस यूज करते हैं, इक्वेशंस में वी टॉक अबाउट द रूट्स। तो अब हमको पता होना चाहिए कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन कह रही है कि द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की वो वैल्यू जिसके कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उनको बोला जाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल लूंगा मैं, टेंशन मत लो। यहां जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लिया गया है दैट इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा एक रूट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, अगर वो है ax² + bx + c, तो उस केस में जब हम x के जगह पे अल्फा डालेंगे तो हमारे पास आएगा a × α² + b × α + c। इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ठीक है, अर्णव पूछ रहा है कि सर रूट और जीरो में कोई अंतर है क्या? बहुत अंतर है। मतलब इन जनरल अगर हम एक सिंपल सा डेफिनेशन की बात करें तो जीरो क्या होता था? एक बार जीरो की डेफिनेशन पे आओ। So 0 is a value, let's say a, for which वैल्यू की जगह इसको मैं नंबर लिखता हूं। So 0 एक नंबर होता है, और मान लो a के जगह पे मैं इसको m लिख देता हूं। ठीक है, तो 0 is a number m for which the value of polynomial
becomes 0। मतलब वहां पे क्या होता है गाइस, पॉलिनोमियल के राइट हैंड साइड में कुछ जीरो वीरो नहीं लगा रहता है, इक्वल टू नहीं रहता है। पॉलिनोमियल एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है जो कि हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बनाते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, जस्ट अ स्मॉल रिकैप। जैसे कि एक नॉर्मल हम p ऑफ x लेते हैं, ठीक है। अब ये p ऑफ x मान लो x + 5 है। अब अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा और मेरे पास आया 1 + 5 6। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 6 इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1। हम क्या बोलते हैं कि 6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से अगर हम x के जगह पे अलग अलग वैल्यू डालते जाए, इसी तरीके से अगर हम x के जगह पे अलग अलग वैल्यू डालते जाएंगे तो पॉलिनोमियल का भी अलग अलग वैल्यू निकल कर आएगा, राइट। अब एक पर्टिकुलर केस जब हम लोग p ऑफ -5 कैलकुलेट करेंगे तो अब वो क्या हो जाएगा, x के जगह पे -5 रखिए तो -5 + 5 कितना हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, राइट। तो अब हम कहते हैं क्या है, हम कहते हैं 5 इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी नॉट 5, हम कहेंगे 0 इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू -5। अब गाइस क्या होता है कि x का वैल्यू -5 रखने से जब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है ना, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। ये नहीं कि हम x के जगह पे 0 डाल रहे हैं, x के जगह पे तो हमने -5 रखा लेकिन मेरा पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि -5 is a 0, -5 is a 0 of p of x, ठीक है। -5 is a 0 of p of x, ठीक है। अब रूट क्या करता है, रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। अब जैसे कि इसके RHS में 0 है, हो सकता था इसके RHS में कोई दूसरा नंबर 2 हो, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो रूट होगा वो रूट हमारा x की जगह पे पुट करने के बाद हमारा LHS और RHS वहां पे बराबर होगा। तो रूट इज एक्चुअली सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, एंड सैटिस्फाइंग द इक्वेशन मतलब LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम कर देगा। एम आई क्लियर? यस शिखर, ठीक है। ओके गाइस, आई होप ये छोटा सा क्विक रिवीजन आपका मतलब जीरो वाला पॉलिनोमियल्स चैप्टर का हो गया होगा। ओके, तो आई बात समझ में, रूट का मतलब क्या होगा, रूट का मतलब होगा ऐसा एक वैल्यू जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब वो वहां पे LHS इज इक्वल टू RHS होगा, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल फॉर अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक रखा है x² - x इज इक्वल टू 6, x² - x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मुझको इसको सेटिस्फाई करना है, मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 3 रखने से गाइस मेरा LHS कितना हो रहा है, LHS में है x² - x, है ना, x² - x। तो x की जगह पे 3 रखने के कारण क्या बन जाएगा, ये 3² - 3 बन जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया 9 - 3, 9 - 3 विच इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज योर RHS, हो गया ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया जब हमने x का वैल्यू 3 रखे। सिमिलरली अगर आप यहां पे और इसका वैल्यू क्या लगेगा, पुटिंग x इज इक्वल टू -2। अब अगर हम यहाँ पे LHS में -2 रखे x के जगह पे, अब देखिएगा तो -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2, क्योंकि x की जगह -2 रख रहे गाइस,
तो फाइनली दिस बिकम्स 4 + 2, ये भी 6 हो गया, ये भी हमारे RHS के बराबर आ रहा है। तो यहां से ये दोनों वैल्यूज क्या कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम उसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं therefore 3 and -2 are the roots of the quadratic equation x² - x = 6। टोटल कितने रूट्स हो सकते हैं इस पे भी हमने बात किया हुआ है, स्टिल एक बार दोबारा इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। पहले हमने बात किया हुआ है, देखिए टोटल नंबर ऑफ रूट्स। आपके दिमाग में अभी जरूर आना चाहिए सवाल कि सर फिर मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो गाइस देयर आर 3 केसेस। याद कीजिएगा मैंने पॉलिनोमियल्स में एक चीज बताई थी कि जितना डिग्री उतना मैक्सिमम जीरोस हो सकता है। एक पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं, इफ यू रिमेंबर। सिमिलरली क्वाड्रेटिक के केस में डिग्री कितना है, 2 है, तो इसीलिए इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। हम हर एक केस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देखें तो यहां पे क्या दिख रहा है, a quadratic equation can have 2 distinct real roots। इसका मतलब है दोनों अलग अलग होंगे, या फिर 2 इक्वल रूट्स, या फिर रियल रूट्स में नॉट एग्जिस्ट। तो एक केस है जहां पे 2 अलग अलग रूट्स होंगे, एक केस होगा जहां पे दोनों इक्वल रूट्स होंगे, और एक केस होगा जहां पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 3 केसेस है, सबको ग्राफ से भी समझ जाएंगे, डेस्मोस का हेल्प लेकर हम उस ग्राफ को भी देख लेंगे, ठीक है। सो अब ग्राफिकली याद कीजिएगा, हमने पॉलिनोमियल्स में ग्राफिकली मतलब समझा था ना उस चीज का। फिर हमने लीनियर इक्वेशन में भी ग्राफिकली समझा था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ग्राफिकली का मतलब क्या हुआ, ग्राफिकली द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताता है। ग्राफ के हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है। तो ग्राफिकली द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द points where the graph of the quadratic equation cuts the x-axis। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगा ना, वो पॉइंट्स आपको रूट्स होंगे। एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा वो वाले पॉइंट्स होंगे आपके रूट्स वाले। शिखर, आई थिंक आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया ना, टोटल कितने रूट्स होते हैं। तो 3 सिनेरियो है। हाँ सर डिस्कनेक्ट हो गए थे सर उस समय। तो यहाँ पे इसके ऊपर में इस लाइन को पढ़ो तो। सर वो लाइन समझ में आ गया सर। हाँ फिर क्या लग रहा है आपको, कैन हैव दिस और दिस और दिस। तो यहाँ पे 2 रूट्स पॉसिबल है, यहाँ पे एक रूट ही होता है और यहाँ पे कोई रूट्स नहीं होते। ठीक ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा उसके 2 रूट होंगे। कहीं पे 2 होता है, कहीं पे 1 होता है, कहीं पे एकदम एक भी नहीं होता है। ओके, अब इसको अच्छा कोई दिक्कत यहाँ तक गाइस, टेल मी। पर सर एटमोस्ट तो 2 ही रूट हो सकते हैं। एग्जैक्टली, एटमोस्ट 2 ही हो सकता है। बताइए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को, किसी भी पॉइंट पे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गया। ये आपको मतलब एक एक अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, इसमें कोई भी 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है गाइस। सर हाँ बताइए। तो ये सेकंड वाला सर, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सर ये समझ नहीं है सर, डिस्टिंक्ट रियल। डिस्टिंक्ट रियल, देखो मैं ना इसको समझाने के लिए मैंने आगे स्लाइड बनाया हुआ है, तो आई थिंक वहां पे हम इसको और अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्राफ से मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकूंगा। देखो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है साहिल, रूट्स होता क्या है। तो रूट्स आपके पॉइंट होते हैं जहां पे पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कट करता है। रूट्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां कट करेगा उन पॉइंट्स को बोला जाएगा रूट्स।
तो आप खुद सोचो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ? वो एक्स एक्सिस पे दो अलग अलग जगहों पे कट करेगा। टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि वो एक ही वैल्यू रहती है, वहीं से वो घूम जाता है, एक ही वैल्यू रहती है, वहीं से वो घूम जाता है। और तीसरा केस है रियल रूट्स में नॉट एग्जिस्ट। तो ग्राफिकली इसको अगर हमें समझना हुआ साहिल, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि फिर भाई साहब वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। ठीक है, वो जो ग्राफ है वो फिर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। एक काम करता हूं मैं, चलते एक बार डेस्मोस पे, थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर लो अपने माइंड से दोबारा। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग चेंज कर रहा हूं। देखो, तो सबसे पहले सबको यहाँ पे देखो, आपको पता चल जाएगा। पहला केस लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस लेट्स से 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप ही लोग बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके कितने कहां कहां पे कट कर रहे हैं ये? ध्यान से देखिए, अगर चाहो तो मैं जूम कर सकता हूं। क्लियरली दिख रहा है दिस पॉइंट, दिस इज 2,0 एंड दिस इज -2,0। बेसिकली हमको देखना होता है एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे दो अलग अलग जगहों पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स, राइट। एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक कहां पे, एक -2 पे और एक +2 पे। ओके, नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कर देता हूं ना। हाँ, अब देखिए कि ये एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस पे? हाउ मेनी पॉइंट्स गाइस, टेल मी इन द चैट बॉक्स, कितने पॉइंट्स? इस बार ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? साहिल चेक करो, गलत है। इफ आई जूम आउट, एक बार जूम आउट करता हूं तो आपको थोड़ा दिख जाएगा। इट इज कटिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट गाइस, इट इज कटिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। अगर आप चाहो तो जितना मैं जूम करते रहूंगा ना, ये आपको और क्लियर दिखते रहेगा, देख सकते हो हैं? अब ये मत सोचना कि ये तो यहां से लेके यहां तक टच हो रहा है। एक्चुअली में क्या है कि ग्राफ उसके बहुत पास है, मतलब इसके नेबरहुड में एक्स एक्सिस के बहुत पास है, बट रियलिटी में इट इज कटिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, इट इज कटिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। ऐसे केसेस में हम बोलते हैं, हमने लिया है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये हमें कट कहां पे कर रहा है? इट इज कटिंग एट ओनली 1 पॉइंट। तो ये केस होते हैं इक्वल रूट्स वाले। यहां पे हम कहते हैं इक्वल रूट्स। क्यों कहते हैं इक्वल रूट्स? बिकॉज आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है ना, दैट इज एक्चुअली x प्लस 2 का होल स्क्वायर। वो एक्चुअली क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो उसको हम x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। अब आप समझ सकते हो कि x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करोगे तो -2 आएगा, इस x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करोगे तो -2 आएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल रूट्स बोलते हैं। अर्नब छोटी वैल्यू कैसे है? 2 एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मैं कह रहा हूं कि जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ एक्चुअली में -2 के नेबरहुड में, मतलब -2 के अगर बहुत आसपास देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ग्राफ सबको टच कर रहा है, बट वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जहां जहां पे टच करेगा ना, आप वैल्यू पुट करोगे तो वहां से एक्सप्रेशन का वैल्यू -0 हो जाएगा। आपको अगर ये चीज वेरीफाई करनी है गाइस, आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो, एक्स स्क्वायर -4 है, अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे -2 रखता हूँ, x के जगह पे -2 रखता हूँ, तो मेरा x स्क्वायर -4 कितना हो जा रहा है? कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर विच इज 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x के जगह पे 2 भी रखता हूँ, तो भी मेरा x स्क्वायर -4 कितना हो जाएगा गाइस? इट इज स्टिल विल बी 0, ये स्टिल 0 ही होगा। तो ये रूट्स का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना प्रॉपर? यस मिष्टी, एग्जैक्टली। रियल रूट का मतलब शिखर जो नंबर लाइन पे कट करे। फिलहाल ऐसे सोचो, नंबर लाइन पे जो भी कट करता है वो हमारे रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, रियल वर्ड एक्चुअली रियल के ऊपर आता है, इमेजिनरी बोल लो या कॉम्प्लेक्स बोल लो, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो जैसे रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर पढ़े हो क्लास 8 में। इरैशनल नंबर होता है जो रूट के अंदर, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, उसको इरैशनल बोलते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर भी रहता है और इरैशनल नंबर भी रहता है, और रैशनल और इरैशनल के कॉम्बिनेशन को ही हम रियल रूट्स बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं एक्चुअली में। एम आई क्लियर? और कोई डाउट है किसी को? शिखर 2 भी तो एग्जिस्ट करता है। एक बार अनम्यूट करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो। सर ऐसे कि पिछले में हम लोग पढ़े थे कि रियल रूट में नॉट भी एग्जिस्ट लिखा हुआ था, हाँ, तो सर 2 भी तो है सर, वो तो एग्जिस्ट करता है पर। तो मैंने 3 केसेस की बात की थी, अभी तक मैंने कितने केसेस डिस्कस किए? 2। तो अब आएगा आपका तीसरा केस जो आपका मुंह बंद कर देगा। ये 1 मिनट गाइस, मेरा लैपटॉप का चार्जर बच गया, नहीं तो अभी लैपटॉप इंस्टेंटली बंद हो जाता। अरे बंद हो गया। हेलो सर, कहाँ गए आप? सर के बैटरी खत्म हो गया लैपटॉप का, चार्ज में लगाकर वापस आएंगे। वेट करो, आएंगे अभी। हेलो साहिल, हाँ बोलो। हमको ये पूछना है भाई कि जो रूट रहता है और जो जीरो रहता है, दोनों वैल्यू दोनों जीरो लेके आ जाता है, मतलब जब इक्वेशन बनाते हैं तो। समझ में नहीं आ रहा, सर आएंगे तो पूछ लूंगा। हाँ पूछ लेंगे। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। करते साहिल, इतना अच्छा गाना तो गाते हो नहीं, क्यों बदनामी करवा रहे हो खुद का? सर हमको नहीं पता था म्यूट। हाँ, बेवकूफ हो इसीलिए ना नहीं पता चला पूरा। मैं तो चलो नहीं था, मेरे को तो ये बोझ नहीं सहना पड़ा, लेकिन बाकी लोग जो सेशन में जुड़े हुए थे वो तो सोच रहे थे ना कब ये चुप होगा, कब ये चुप होगा। सर हमको लगा कि हम निकल गए तो मीटिंग में कुछ नहीं हो रहा होगा। अच्छा, लेकिन सब ने आपका बात सुना है। आप एक काम कीजिएगा, रिकॉर्डिंग को एक बार देख लीजिएगा, फिर शायद आपको भी पता चल जाए कितना अच्छा गाते हो। और फीडबैक लेने के लिए जो आपका दोस्त यहाँ पे होगा वो तो बता ही देगा। ओके, सॉरी गाइस, लैपटॉप एक्चुअली चार्ज में नहीं था और हमारा लैपटॉप पुराना हो चुका है, दम तोड़ देता है बिना चार्ज के। ओके, सो जो भी स्क्रीन पे लिखा था यहाँ पे वो कट गया, जो वहां पे पढ़ रहे थे वो सेव्ड है, ठीक है। तो थर्ड वाला केस देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड केस विल बी, क्या इक्वेशन डालना होगा उसके लिए? सो आई कैन गो विथ x² + 4। ओके, तो अब ये देख सकते हो आप लोग, x² + 4 पे ग्राफ x एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है, ठीक है शिखर? So this is x² + 4 where the graph is not cutting the x axis at all. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? No roots. Why no roots? क्योंकि ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं है। अगर आप चाहो, आप बताओ कोई x का वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने के बाद
इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाए? बताइए, है हिम्मत किसी में है? x का ऐसा वैल्यू बताना जिसको पुट करने के बाद x² + 4 = 0 हो जाए। एनीवन? मुस्कान, आवाज आ रही है आपको मुस्कान? पूछते ही गायब हो गए डर के मारे। मिस्टी, वेरी गुड, बट दैट इज नॉट अ रियल नंबर। वेरी स्मार्ट। अर्णव कह रहा है -4। चलो अर्णव चेक करते हैं ना, चेक करते हैं। x के जगह पे -4 रखो तो अर्णव क्या बन रहा है वो? -4 का स्क्वायर +4। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, एंड 16 + 4 कितना हो गया? 20। रिया क्या कर रही हो? 12 कैसे? आर्यन ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर वाई रूट्स कम व्हेन ग्राफ कट रेट x एक्सिस y एक्सिस पर क्यों नहीं होता? आदर्श इसका सिंपल सा एग्जांपल कहीं ना कहीं पूरा डेफिनेशन पे ही है। यहाँ पे कंफ्यूजन आना मतलब चैप्टर नंबर 2 का चीज पूछ रहा है, चैप्टर नंबर 4 की चीज नहीं है। होता क्या है, हम ग्राफ जो बनाते हैं ना, ग्राफ जो बनाते हैं, तो जैसे कि देख लो y = x² + 4, y = x² + 4। अब हम लॉजिकली क्या कह रहे हैं? देखो गाइस, हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा हो, तो लेट मी क्लियर दैट डाउट। सबसे पहले आप बताओ, लेट्स से मैं किसी को अनम्यूट करके पूछता हूं, ठीक है? अमन, एक अनम्यूट करना एक बार खुद को। यस सर। अगर कोई पॉइंट अमन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? सर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट? तो कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है वो कहीं ना कहीं 1,0 के फॉर्म का होता है। और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तब सर x कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है, तो वो कहीं ना कहीं 0,b वाला टाइप होता है, राइट? ग्रेट। तो गाइस अब देखो होता क्या है, हम ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हाउ कम दिस इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन? तो बेसिकली उस ग्राफ, जब आप उसका ग्राफ बना रहे होते हो ना, तो ग्राफ इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। आप देख सकते हो कि अभी जैसे ये रेड कलर वाली जो लाइन है, ये जो रेड कलर वाली लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये ग्राफ, ये शेप है, मतलब इस ग्राफ का ये शेप ऐसा बना है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है उसका शेप ये है, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। अब मैं रैंडमली किसी भी जगह पे माउस को लेके जाता हूं। एक बार लेट्स से मैंने माउस को यहां लेकर गया, ठीक है, माउस को यहां पे लेकर जा रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स दिख रहे हो? थोड़ा सा इजी पॉइंट्स अगर कुछ हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। लेट्स से पहले तो मैं x² -4 कर देता हूं इसको। ओके, अब देखो थोड़ा सा कुछ चीजें देखो। जैसे अगर हम बात करें, ये अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं एकदम क्लोज नहीं, एकदम अच्छे से नहीं ले जा पा रहा हूँ। हाँ, ये देखो कितना पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? कितना पॉइंट दिख रहा है बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। आई थिंक सबको 4,12 दिख रहा है। 4,12 का मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 12। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 12, और हम यहाँ पे ग्राफ किसका ले रहे हैं? तो हम ग्राफ ले रहे थे x² -4 का। तो आप एक बार चेक करो तो गाइस, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बताइए, टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आई कैन सी आप में से बहुत लोग लेट ज्वाइन किए हो। द क्लास स्टार्टेड एट 3 o'clock एंड अभी पार्टिसिपेंट लिस्ट अराउंड 29-30 है। सो आप में से कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग देखिएगा तभी कुछ होगा। अभिनव विशाल, आपने अपना माइक ऑन नहीं किया, आपको तो मेरी कोई आवाज नहीं जा रही होगी। सेटिस्फाई कर रहे हैं ना गाइस? ठीक है, चलो मैं और कुछ रैंडम पॉइंट्स लेता हूं। लेट मी टेक सम मोर रैंडम पॉइंट्स।
ये पॉइंट कितना दिख रहा है? 0,-4। आई बिलीव सबको दिख रहा होगा 0,-4। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालने से y का वैल्यू -4। देखो तो ऊपर वेरीफाई कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, राइट, बिल्कुल कर रहा है। देन ये पॉइंट कितना है? सो दिस इज 2,0। ये पॉइंट कितना है? सो दिस इज -2,0। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जब x को 2 पुट किया तो y 0, और जब x को -2 पुट किया तो भी y 0 आ रहा है। ठीक है, अभी और भी इसके ऊपर और भी पॉइंट्स है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर माउस ले गया तो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे लेट से माउस ले गया, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे माउस ले गया, यहाँ पे 2.84, 4.066। अगर आप चाहो तो 2.84 का स्क्वायर करके उसमें से -4 करो, देखो वो निकल कर आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज ये सारे पॉइंट जो है ये कहीं ना कहीं इस ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? अच्छा, अब जीरोस का डेफिनेशन क्या होता था, जो जिससे आज मैंने क्लास भी शुरू किया? याद कीजिए जीरोस का डेफिनेशन क्या होता है। तो जीरो कहता है कि जब आप वेरिएबल की जगह पे एक ऐसा नंबर डाल रहे हो जिसके कारण वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। आप क्या कर रहे हो? उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी जगह पे एक ऐसा नंबर डाल रहे हो जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो उस केस में जो नंबर आपने डाला था उसको बोला जाता है 0। अब मान लीजिए कि हमारा पॉलिनोमियल था x² - 4। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमारा पॉलिनोमियल था x² - 4। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ, स्क्रीन पे मत देखो, कि x की जगह पे क्या डालेंगे ताकि x² - 4 0 होगा, आप क्या बोलोगे? सर x के जगह पे 2 डालिए। आप बोलोगे सर x की जगह पे -2 डालिए, बोलोगे कि नहीं? तो यहाँ पे जब हम x के जगह पे 2 डाले तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, जैसे यहाँ पे दिखे। और सिमिलरली जब x की जगह पे हम -2 रखे हैं तो भी y का वैल्यू 0 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पॉइंट वाइज इसको देखें तो ये 2,0 है और ये -2,0 है। तो जब हम पॉइंट्स के माध्यम से देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा यूज कर रहे हैं, और हमको दिख रहा है कि ये जो दो पॉइंट है ना, इसमें खासियत क्या है? तो दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 है, और कोई भी पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट कहां पे लाई करता है? अभी अमन ने बताया, वो लाई करता है x एक्सिस के ऊपर, वो लाई करता है x एक्सिस के ऊपर। इसीलिए आपको ग्राफिकली क्या बोला जाता है? ग्राफिकली बोला जाता है कि जीरोस देखने के लिए आप देखो कि वो ग्राफ x एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है, क्योंकि x एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा वहां पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। आ रही है बात समझ में? एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी लुक for the x axis and not the y axis. Am I clear? आर्यन? ठीक है, ग्रेट। चलो भाई, तो बढ़ते हैं आप अपने नॉर्मल टॉपिक के आगे। सो ये तो हमने रूट्स का मतलब हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, कंसीडर द ग्राफ ऑफ x² - 4। ये ग्राफ अभी मैंने बनाया था, ठीक है, उसी का ग्राफ है, ये शेप हो गया। इस शेप को पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर मैं और आगे बात करूंगा। एज ऑफ नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने देखा पीछे वाले ग्राफ में कि वो दो पॉइंट्स पे कट करा था, एक था -2 और एक था +2। तो हम -2 और +2 को क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे दैट दे आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4 = 0, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे स्टार्टिंग में मेरे से वो भी पूछ रहा था, अपना कौन है भाई, ये शिखर पूछ रहा था। 3 केसेस थे कि जब ग्राफ जो है x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है तब हम बोलते हैं इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब ग्राफ पॉलिनोमियल को खाली टच किया, जैसे याद है मैंने जो x² + 4x + 4 वाला केस लिया था, जो टच करके घूम गया, तो वहां पे x एक्सिस को सिर्फ टच करता है, तो अब हम वहां बोलते हैं दैट इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। पहले वाले में क्या था? डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल होता है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट से, यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट से। एंड लास्ट वाला केस, if the graph of the quadratic polynomial does not cut or touch the x axis, मतलब ना ही x axis को कट कर रहा है और ना ही x axis को टच कर रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं it has no real roots, ठीक है, it has no real roots. I hope this is clear to everyone.
यस शिखर, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। ओके, सो नाउ ये तो कहीं ना कहीं चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो उसके लिए पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखा, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, फिर हमने रूट्स का मतलब क्या होता है उसके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब ये पूरा चैप्टर है किसके ऊपर? ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। तो लीनियर इक्वेशन से अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें तो लीनियर इक्वेशन में हमने मेनली दो काम किया था पूरे चैप्टर में। स्टार्टिंग में हमने लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड सीखे थे, और उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, जहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़कर हमसे लीनियर इक्वेशन बन रहा था और फिर उस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे, जो मेथड हमने स्टार्टिंग में सीखा था चैप्टर में। सेम कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही कारनामा चलने वाला है। तो आपका कहने के लिए जो पूरा चैप्टर है, सो इस पूरे चैप्टर में हम दो काम करेंगे। एंटायर चैप्टर सबसे पहले हम सीखेंगे, अरे यार, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग एल्जेब्रिकली ही बात करेंगे, जैसे हम लोग लीनियर में भले ही ग्राफिकली भी बात किए थे, लेकिन यहाँ पे हम एल्जेब्रिकली ही बात करेंगे, ठीक है। गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, फादर कॉल कर रहे हैं मेरे, वो वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने के लिए कॉल कर रहे हैं। मैं बस 1 मिनट में फोन पिक करके कॉल बैक कर रहा हूं। ओके शिखर, वो इक्वेशन होगा तो हमेशा कोई वैल्यू देगा, हमेशा। तो एल्जेब्रिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे रूट्स निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 मेथड्स है, एल्जेब्रिकली हमारे पास 3 मेथड्स है। एक एक करके हम सारे मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, एक एक करके हम सारे मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा पहला जो काम होगा ना इस चैप्टर में, वो ये सीखना होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दिया गया है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमें लीनियर इक्वेशन में भी मिले थे। तो लीनियर इक्वेशन में अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया है ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इट इज ऑन द सेम स्केल। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इक्वेशंस बनेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो हम सीखते हैं लीनियर इक्वेशन में, वही तरीका यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है, ठीक है। सो अब सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली हमें तीन मेथड्स देखने हैं, हमें मेनली 3 मेथड्स देखने हैं। अगर मैं एक एक करके पहले मेथड्स के बारे में बात करूं, तो द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, जिसको फेमसली हम जानते हैं किस नाम से, हम जानते हैं उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से। मिडिल टर्म नहीं होता है, मिडिल टर्म ब्रेक करते हो आप, उसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप सबको पता है। तो आप सोचो कि चैप्टर का एक पार्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करके स्पीड बिल्डअप करना है। दूसरा इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। एंड तीसरा मेथड इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा मेथड इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ बुक्स में इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है, बहुत बड़ा सा नाम है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। और इसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो याद दिलाना, मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को
बहुत जल्दी निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक। वो हम लोग यूज करेंगे सिर्फ ओलंपियाड्स में, वो हम बोर्ड्स में यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं वो अभी नहीं बता रहा, ठीक है। और वो इन सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे अच्छी बात है वो इन सबसे कम टाइम लगेगा, बट दैट विल बी आफ्टर वी कंप्लीट द चैप्टर। ओके, तो देयर आर 3 मेथड्स। फैक्टराइजेशन जो आपको ऑलरेडी पता है, तो उस पर हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स एंड लास्ट वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले हम इसको अच्छे से सीखेंगे, फिर ही वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। फैक्टराइजेशन मेथड आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, राइट। और हम उसमें जो मिडिल टर्म है, यहाँ पे मिडिल टर्म कौन है हमारा, तो मिडिल टर्म है bx। तो कहीं ना कहीं हम bx में जो b होता है उसको स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, स्प्लिट द मिडिल टर्म bx एज mx प्लस nx। तो bx को हम mx प्लस nx मतलब दो x वाले टर्म्स में ब्रेक करते हैं। किस तरीके से ब्रेक करते हैं, इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि m और n उनका एडिशन करोगे तो b के बराबर है, और प्रोडक्ट m और n को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो ac के बराबर हो, ठीक है। आई थिंक ये सबको याद है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज दिस। हाँ हाँ, ये नाम है, ये जिस इंसान ने फॉर्मूला निकाला था उसके ऊपर ही नाम दे दिया गया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द फैक्टराइजेशन मेथड, व्हाट इज दिस फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म जो है bx वाला टर्म है उसको हम दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्प्लिट द मिडिल टर्म bx एज mx प्लस nx। तो बेसिकली हम जो करते हैं, हम bx को दो टर्म्स में ब्रेक करते हैं, mx और nx में। इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि mx और nx में जो m और n होता है उनको ऐड करते हो तो b के बराबर आता है, और वो b क्या है गाइस, तो b इज दिस वैल्यू, b इज दिस वैल्यू। और जब उसको प्रोडक्ट करते हैं तो वो AC के बराबर आता है। जब आप m और n को मल्टीप्लाई करते हो, तो बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूं, योर थॉट प्रोसेस शुड बी दैट m प्लस n शुड बी इक्वल टू b एंड m इंटू n शुड बी इक्वल टू AC। तो इस चीज को हम ध्यान में रख के ही अपना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, यही मेन पार्ट है। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि मिडिल टर्म करने के बाद आप दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दो, नहीं होता है, कॉमन लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट बनाते हैं, तो उस तरीके से हम दो फैक्टर्स में फिर उसको ब्रेक करेंगे। अब जैसे कि, और फिर हम दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो करते हैं। जैसे कि आप पे x प्लस पी दिख रहा है, तो एक बार हम x प्लस पी को इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। फिर यहाँ पे x प्लस क्यू दिख रहा है, उसको फिर हम इक्वल टू जीरो करेंगे, और वहां पे हम फिर x का वैल्यू निकालते हैं, राइट। सो ये जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो -2x है, जो यहाँ पे -2x है, उसको ब्रेक किया गया है +3x एंड -5x में, उसको ब्रेक किया गया है +3x एंड -5x में। क्योंकि इसमें अगर हम इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ोगे तो देखो -2x के बराबर आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा है, +3x इंटू -5x, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है ये, तो ये आ जा रहा है -15x², और अगर आप a और c इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x² है, यहाँ पे -15 है, तो -15x² के बराबर हो रहा है। तो अगर आप इसको वेरीफाई कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो। फिर उसके बाद हम दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करते हैं, तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर एक बार पहला लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं, और एक बार दूसरा लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं। तो एक जगह से x का वैल्यू -3 आता है, और एक जगह से x का वैल्यू 5 आता है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस देता हूं जहां पे आप इस तरीके को लगाओगे, सो दैट एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1,
चलिए, तो 4 क्वेश्चन है, आपको मैं 10 मिनट का टाइम देता हूं, 2.5 मिनट पर क्वेश्चन। स्टार्ट सॉल्विंग। वेरी गुड अपूर्वा। ओके, सो गुड नंबर ऑफ मैसेजेस आर देयर, बहुत लोगों ने कर लिया है। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, बहुत लोगों ने कर लिया। शानवी, वेरी गुड शानवी, तबीयत ठीक है अभी?
चलो बहुत अच्छी बात है। क्या मुझको कोई एक सॉल्व करना है इसमें से? क्या मुझको कोई एक सॉल्व करना है इसमें से, एनीवन, या फिर मैं डायरेक्टली आपको रूट्स बताऊं? टेल मी। अगर कोई भी सॉल्व करना है आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। शर्माने की बात नहीं, अगर किसी को कहीं पे दिक्कत हुआ टेल मी, आई कैन हेल्प यू, बट यस सबसे पहले तो कहीं डाउट है तो बताइए। सब कोई लिख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मिस्टी, इसी तरीके के क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन भी ऐसे ही बनेंगे, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अभी मैं वही दे रहा हूँ जिसका फैक्टराइजेशन आप कर पाओ। ओके, तो सबने चैट में लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं फिर आंसर्स दे देता हूँ, ठीक है। तो जो नंबर 1 है उसका आंसर होगा -10, -9। जो नंबर 2 है उसका आंसर होगा -12, तो +12 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा -2। नंबर 3 जो है इसमें ये हो जाएगा मेरा 1,1, ठीक है। नंबर 4 हो जाएगा मेरा ठीक है। तो गाइस ये सारे आंसर्स होने वाले हैं, ये सारे आपके आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। नहीं शिखर, 1/5 नहीं होगा, 1 होगा। 1/5 नहीं होगा शिखर। यश आई थिंक आवाज ठीक से जा रही है गाइस, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? ओके यश, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट आपको दिक्कत किया होगा वहां पे। बढ़ते हैं आगे। तो आई बिलीव सबको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस? जैसे हम क्लास 7, 8, 9 में किए हैं ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, वही है। ऐसा नहीं कि 10th में आ गए तो एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ये पार्ट सेम है। चलो, तो अब हमारे पास 15 मिनट्स का टाइम बचा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं ना फिलहाल अभी इसको अवॉइड करता हूँ, ये हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अभी टाइम कम है। मैं चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, फिर मैं चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसका डिस्कशन हो, तो वो 15 मिनट में नहीं हो पाएगा। तो इस मेथड को अभी के लिए हम अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, थर्ड मेथड इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। बड़ा सबसे आसान, तीनों में से सबसे आसान कह सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हो ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया 2x² + 5x - 7 = 0। चलो तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ तो यहाँ से एबीसी का वैल्यू क्या होगा? चैट बॉक्स में बताना तो एबीसी का वैल्यू कितना होगा। देखो कितने लोग सही लिखते हो। खाली एबीसी का वैल्यू बताना है। एक ही मैसेज लिखो यार, आप लोग यहाँ पे 25-26 लोग हो, एक एक मैसेज भेजो। ए का एक मैसेज भेजोगे, बी का एक मैसेज भेजोगे, सी का एक मैसेज भेजोगे, 25 में से 20 लोग भी रिप्लाई करेंगे, 60 मैसेजेस हो जाएंगे 2 मिनट में। सो अपूर्वा सही है, रिया सही है, अदिति सही है, अंकित सही है, नांसी सही है, दिव्यांशु सही है, ओम सही है, शिखर सही है। मिष्टी ने तो एक एक मैसेज करके ही भेजा है, ठीक है मिष्टी, बदला ले रहे हो। विवेक सही है, शानवी सही है, दिवेश सी की वैल्यू गलत है दिवेश, अंशु सही, आर्यन सही,
शुभम, अर्णव सही, स्मृति सही है। ओके, तो दिवेश ने जो गलती की है वो बहुत लोग करते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है। देखिए a होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो तो 2 है। b हो गया जो मेरा x का कोफिशिएंट है, वो है मेरा 5, और c मेरा कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग c का वैल्यू 7 लिख देते हैं। अभी हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत कम लोगों ने c का वैल्यू 7 लिखा है, बट एक्चुअली में वी हैव टू कंसीडर द माइनस ऑल्सो। अगर माइनस है तो उसको कंसीडर करना होगा, ठीक है। सो c का वैल्यू है -7। ग्रेट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बस इतना कहता है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसमें से एबीसी का वैल्यू निकालिए और उसको इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। एक ये देखो यहाँ पे बीच में प्लस माइनस दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस लो, एक रूट निकल कर आएगा, एक बार माइनस लो, दूसरा रूट निकल कर आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि जो स्टैंडर्ड मतलब पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और उसको इस फॉर्मूला में डाल दो। फॉर्मूला में डालोगे आपको यहाँ से रूट्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से रूट्स का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे किया ना इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो मान लो मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन को चेक करता हूँ। बताओ कौन सा क्वेश्चन चेक करे, चैट बॉक्स में बताओ कौन सा क्वेश्चन टेस्ट करे। इसमें से आपने तो फैक्टराइज करके रूट्स निकाले, एक बार हम फॉर्मूला से निकालेंगे। ओ वाह, सब कोई 3 3 3 ही कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये 3 के साथ क्या है, चलो a का वैल्यू इसमें 5 है, b का वैल्यू -10 है और c का वैल्यू 5 है। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -10, c का वैल्यू 5। तो चलिए हम इसको फॉर्मूला में वेरीफाई करते हैं गाइस, ठीक है। फॉर्मूला में वेरीफाई करते हैं, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। सो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है -10 एंड c का वैल्यू है 5। फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि रूट इज इक्वल टू -b। ध्यान से देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज -b। b कितना है हमारा, -10 है, तो -10 के आगे माइनस लगेगा क्योंकि b के आगे माइनस लगता है। फिर लगाओगे प्लस माइनस, रूट अंडर, आगे रूट के अंदर फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर -4ac। तो b हमारा क्या है, b है हमारा -10, तो -10 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू भी है 5 डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू है 5। तो मैंने सब वैल्यूज अंदर फिट कर दिया। अब अपन को निकालना है वैल्यू फाइनल, तो माइनस और -10 तो +10 हो गया, इधर प्लस माइनस आएगा। रूट के अंदर देखो ठीक से, -10 का स्क्वायर हो गया 100, 4 × 5 20, 25 = 100, तो रूट के अंदर क्या बन गया, 0। रूट के अंदर बन गया 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो अब बताओ यार, अब अगर मैं इसको प्लस माइनस का मतलब क्या बताया था मैंने कि आपको 2 केसेस लेने हैं, एक प्लस वाला केस और एक माइनस वाला केस। तो प्लस वाला केस के हिसाब से क्या होगा, 10 प्लस √0 डिवाइडेड बाय 10। इधर क्या होगा, 10 माइनस √0 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बार बार √0 लिख रहा हूं। हमें तो पता ही है कि √0 का वैल्यू भी कुछ नहीं होता है, हमें तो पता है √0 का वैल्यू कुछ नहीं होता। यस रिया, उसको यूज करना है ऐसे जगहों पे, अच्छा काम करता है, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि दिस इज 10/10 विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो 10/10 विच इज इक्वल टू 1। एम आई क्लियर? दिल को ठंडक पड़ गई, 3 का आंसर आ गया ना। हाँ, ये इक्वल रूट वाला केस है, ये इक्वल रूट वाला केस है। टेलीपैथी। एक काम करते हैं जल्दी से, आप लोग जल्दी से, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। इसका फॉर्मूला मेथड से रूट्स बताइए। फाइंड रूट्स बाय यूजिंग
फाइंड रूट्स बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। हरी अप एवरीवन, फॉर्मूला मेथड से रूट्स बताइए इसका। नेक्स्ट क्लास में अपन कहूत का क्विज करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में कहूत का क्विज होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये कम से कम 30 to 40% चैप्टर कवर कर चुका है। 30 to 40% चैप्टर कवर कर चुका है आज ही की क्लास में। अर्णव, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें इसका क्वाड्रेटिक का कहूत करेंगे। रिया गलत आया आपका। अदिति वेरी गुड, आर्यन, अपूर्वा सही है। यहां पे अगर देखें तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है एंड c का वैल्यू -5 है, ठीक है? अखिलेश गलत, अंशु सही, विवेक सही, शिखर गलत, शुभम सही, शानवी सही, नैन्सी सही है, दिव्यांशु गलत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रोसेस। प्लीज चेक कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मेरी एक और क्लास है इसके बाद और आपकी भी आई थिंक है। तो चलिए इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे अपन एबीसी का वैल्यू डालेंगे, ठीक है? तो -b हो जाएगा मेरा -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू, यहाँ पे ध्यान दो गाइज, यहाँ 4ac जो है ना, एक c इज -5, तो 4ac विल बी 4 इंटू 1 इंटू -5 होल डिवाइडेड बाई 2a. So now if I calculate this, it's coming out to be -4 प्लस माइनस रूट अंडर ये 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 हो जाएगा 36। 36 का रूट कितना होता है? 6 होता है ना? तो -4 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 है। अब क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस माइनस के हिसाब से दो केसेस लेने होते हैं, एक केस हो जाएगा -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2/2 1, और दूसरा हो गया -4 -6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये -10/2 हो गया -5। तो ये अपना एक रूट और ये अपना दूसरा रूट। समझ में आया क्या? रिया ध्यान देना इन सब चीजों को। शिखर कह रहा है कि सर कभी रूट में कभी परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो, मान लो शिखर अगर रूट के अंदर 5 रह गया तो वो वैसे ही छोड़ देना। एग्जांपल लेता हूं गाइस, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने सब पुट आउट करने के बाद आपका -b कुछ ऐसा आ गया, लेट्स से 4 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, तो उस केस में आपके दो रूट्स क्या होंगे? आपके उस केस में दो रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि हम √5 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी 4 प्लस √5/2 एंड इट्स गोइंग टू बी 4 माइनस √5/2। ठीक है एवरीवन? अगर रूट के बाहर नहीं निकल पाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको वैसे ही रहने देना, ठीक है? और कोई कुछ बोलेगा तो मेरा नंबर दे देना। चलो, सो टाइम्स अप, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स एंड रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, गो थ्रू कीजिएगा। होमवर्क क्या रहेगा मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? वी हैव कवर्ड 30 to 40% ऑफ द चैप्टर। खुशी मन से रहो, पढ़ाई वढ़ाई करो। इस बार होमवर्क जो लोग नहीं करेंगे, आपको पता ही है, मैंने आपको ट्रेलर दिया हुआ है लास्ट क्लास में मैं क्या करता हूँ।
प्लीज उसको बढ़ाने मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।